अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी और आप देख रहे हैं द वे ऑफ रिवेंज। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि शाहजब के वलीमे पर हैदर को गोलियां लग जाती हैं। हैदर को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर जब बाहर आती हैं तो अनाबिया उनसे पूछती है कि क्या हुआ। डॉक्टर उनको बताती हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, गोलियाँ हमने निकाल दी हैं, थोड़ी देर बाद रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप मिल सकते हैं। हैदर होश में आते ही माजी में भटक जाता है। अब उससे आगे मुझे नहीं जाना, मैं और भाई यहीं रहेंगे, अनुषा बोली। अनुषा जिद नहीं करो, देखो माँ भी तो जा रही है। वो तो जिद नहीं कर रही बल्कि अच्छे बच्चों की तरह मेरी हेल्प कर रही है और तुम हो के पिछले एक हफ्ते से एक ही रट लगाए बैठी हो, आलिया शाह ने कहा। मामा मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, अनुषा मुंह बना के बोली। क्यों नहीं जाना मेरे बच्चे को पाकिस्तान? जासिम शाह ने इसे गोद में उठाते हुए पूछा। बाबा मुझे वो कंट्री पसंद नहीं, आपको पता है मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वहाँ पर बहुत बम ब्लास्ट होते हैं, अनुषा राजदारी से बोली, जिस पर आलिया शाह ने नफी में सर हिलाया जबकि जासिम शाह हंस पड़े। नो टूनी, मैंने गूगल पर सर्च किया था, पाकिस्तान बहुत प्यारी कंट्री है और तुम्हें पता है वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, महरमा बोली। नहीं, गूगल ने तुमसे झूठ बोला है, मुझे पता है पाकिस्तान अच्छा नहीं है, अनुषा बोली। अच्छा ठीक है, हम भाई से पूछ लेते हैं, इन्हें तो सब पता होता है, मेहरमा ने मशवरा दिया। बिल्कुल नहीं, इसका सर मत खाना अब तुम दोनों, पहले ही इसके सर में दर्द है, आलिया शाह ने कहा, जिसमें इन दोनों ने निचला होठ बाहर निकालकर जासिम शाह को देखा। हाँ तो क्या हुआ बेटा, जाओ शाबाश, भाई से पूछो, इसी बहाने इसका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, जाओ मेरा बच्चा। जासिम शाह के कहने पर वो दोनों भागकर वहाँ से निकली। वैसे आपको लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, आलिया शाह ने कहा। फिक्र की कोई बात नहीं है, हमने कौन सा हुसैन से झगड़ा करने जाना है, हम तो बस बाबा से मिलने जा रहे हैं। मैंने मना कर देता पर डॉक्टर ने बताया कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे में वो चाहते हैं कि मैं इनके पास रहूं। मैं इनकार नहीं कर सकता था, वो बाबा है मेरे, जासिम शाह ने कहा। वो सब तो ठीक है पर आपका भाई और भाभी, आप जानते हैं ना कि इनका रवैया कैसा है आपसे, मुझसे, हमारे बच्चों से, बस इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा है, आलिया शाह ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, हुसैन के रवैये की वजह से तो हम यहाँ आए थे, वो बस प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे नाराज़ है, अपना सब कुछ तो अपनी लापरवाही की वजह से गंवा चुका है, अब बाबा को मजबूर कर रहे हैं कि मेरा हिस्सा भी इसके नाम कर दें, जासिम शाह ने अफसोस से कहा। तो कर देना, आखिर बाबा भी क्यों जिद लगाकर बैठे हैं, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें नहीं ज़रूरत किसी चीज़ की, आलिया शाह ने कहा। बात सिर्फ बिजनेस की होती तो मैं कर देता, पर बाबा वाला घर भी मेरे नाम पर है, अगर वो हुसैन को दे दिया तो वो पहली फुर्सत में इसे बेच डालेगा और ये मैं नहीं चाहता, वो घर मेरी माँ की निशानी है, बस इसीलिए मैं जिद पकड़े बैठा हूँ, वरना इस बिजनेस से मुझे कोई सरोकार नहीं, जासिम शाह ने कहा। उफ, समझ नहीं आता क्या करें, एक तरफ बाबा जान की हालत तो दूसरी तरफ आपका भाई, अजीब मुसीबत में फंस गए हैं हम, आलिया शाह ने कहा। अच्छा तुम परेशान ना हो, अब जा रहे हैं ना, देखते हैं क्या होता है, जासिम शाह ने कहा, जिस पर उन्होंने सिर्फ सर हिलाया। बाबा आखिर आपके साथ मसला क्या है, क्यों एक ही रट पकड़े बैठे हैं, अरे हर चीज़ तो आपके इस लाडले के पास है, अब भी सारा कुछ इसी को देना चाहते हैं, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको, सड़क पर आ चुका हूँ मैं, जिनसे कर्जा लिया था वो लोग दरवाजे पर आ रहे हैं, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, हुसैन शाह ने अपने सामने बैठे अपने ज़ईफुल अमर बाप से कहा। देखो हुसैन, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है, तुम्हारे लापरवाहियों की सज़ा मैं जासिम और इसके बच्चों को नहीं दे सकता, वो कुछ दिनों तक आ जाएगा, मैं इसका हक इसे देकर ही रहूँगा, हाशिम शाह अटल लहजे में बोले। दादा जान ये हमारे साथ ज्यादती है, ताया अब्बू के पास अपना खुद का बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, आप ये सब भी इन्हें देने चाहते हैं, आखिर क्यों, खुर्रम बोला, जिस पर हाशिम शाह ने एक गहरी नज़र इस पर डाली, वो 15 साल का गंदमी रंग का खूबरू लड़का था, वो हुसैन शाह से काफ़ी मुशाबत रखता था। बरखुरदार, ये मामला हम बड़ों के तय करने के हैं, तुम जबान बंद रखो, अपने बाप की तरह ताया के माल पर नज़र ना रखो, समझे, हाशिम शाह ने कहा, जिस पर इसने मुट्ठियां भींची। लेकिन बाबा
میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ ہم تو سڑکوں پر خوار ہو جائیں گے۔ ہمارا بھی تو کچھ سوچیں، نسرین بیگم نے کہا۔ دیکھو بہو، اگر میں سب کچھ تمہارے نالائق شوہر کو دے بھی دوں تو کچھ عرصے بعد تمہارے حالت پھر ایسے ہی ہوں گے۔ بہتر ہے کہ مجھے مجبور نہ کرو۔ میں نے وکیل کو بول دیا ہے، وہ کاغذات بنوا رہا ہے۔ میں یہ گھر اور بزنس دونوں جاسم شاہ کے نام کر رہا ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ہاشم شاہ کہتے اٹھ گئے۔ بابا، ہم یہ نہیں ہونے دے سکتے، حسان بولا۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے بھائی، خرم بولا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی۔ بالکل، میں بابا کو ایسا کرنے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، حسین شاہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ بھائی اٹھیں، مہرما اور انوشا حیدر کے کمرے میں داخل ہوتی بولیں۔ وہ جو کمبل تان کر سو رہا تھا تھوڑا سا کسمسایا۔ بھائی اٹھیں نا، مہرما نے اسے ہلایا پر وہ نہ اٹھا۔ بھائی اٹھ جائیں، ہمیں کچھ پوچھنا ہے، انوشا نے اسے ہلایا۔ سونے دو مجھے، تنگ مت کرو، حیدر کمبل کے اندر سے بولا۔ انوشا نے بے بسی سے مہرما کو دیکھا جو کہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ دفتن اسے ایک خیال آیا۔ وہ انوشا کے کان کے پاس جھک کر کچھ بولی، پھر وہ دونوں باہر بھاگ گئیں۔ حیدر نے کمبل سے تھوڑا سا منہ باہر نکال کر دیکھا انہیں نہ پا کر وہ دوبارہ کمبل تان کر سو گیا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ 6 بہن بھائی ہاتھ میں فرائی پین اور چمچے لیے دبے قدم چلتے اس کے بیڈ کے آس پاس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر زور زور سے چمچ فرائی پین پر مارے شور کی آواز سے حیدر ہڑبڑا کر اٹھا۔ ابلیس کہیں کہ، رک جاؤ، ابھی بتاتا ہوں تم سب کو۔ حیدر غصے سے اٹھا۔ بھائی پہلے ہمیں پکڑ تو لیں، شابر نے کہا، جس پر ان سب نے باہر دوڑ لگا دی۔ حیدر بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ بھاگنے سے پہلے اس نے اپنے 2-3 مفلر پکڑے اور ان کو پکڑنے بھاگا جو کہ برق رفتاری سے چھپ چکے تھے۔ ابھی بتاتا ہوں تم سب کو، حیدر شاہ، اس سے دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ حیدر انہیں یہاں وہاں دیکھتا فوراً بولا۔ اسے صوفے کے ایک طرف شامر دکھا، وہ دبے پاؤں چلتا بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے گلے کے گرد سے ایک مفلر اتارا اور احتیاط سے اس کے پاؤں کے گرد لپیٹا۔ شامر بے خبر سا سر پر ہاتھ رکھے زمین پر لیٹا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تو باقی سب کو بھی نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ چونکا تو تب جب حیدر نے کس کر اس کے دونوں پاؤں کے گرد مفلر باندھا۔ بھائی، شامر بولا۔ ہاں میرے کبوتر، آنکھیں بند کر لینے سے خطر ٹل تھوڑی نہ جاتا۔ چلو ذرا، حیدر نے کہہ کر اسے اپنے پیچھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی وہ باندھ چکا تھا۔ اس نے اسے لاؤنج میں رکھی کرسی کے ساتھ باندھ دیا، خود آس پاس دیکھنے لگا۔ دفتر اسے کچن سے آواز آئی۔ مل گیا اگلا شکار، وہ ایک اور مفلر اتارتا بولا، پھر دبے پاؤں چلتا کچن کی طرف بڑھا جہاں شاہزین آس پاس دیکھتے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بھائی، شاہزین ایک دم چیخا پر حیدر اس کے گرد مفلر کس چکا تھا۔ چل بچوں، 2 ہو گئے، 4 باقی۔ حیدر نے اسے بھی شامر کے ساتھ باندھ دیا، خود باہر لون میں چل دیا۔ ابھی اس نے لون میں قدم رکھا ہی تھا کہ پانی کی ایک دھار اس کے منہ پر پڑی۔ اس نے دیکھا تو وہ چاروں ہاتھ میں پانی والی گنز پکڑے کھڑے تھے۔ سرنڈر کر دیں حیدر شاہ، ہم نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، شابر بولا۔ یہ چیٹنگ ہے، میں اکیلا اور تم چاروں، وہ بھی ہتھیار سے۔ خیر کوئی بات نہیں، چلو پھر ہو جائے مقابلہ، حیدر بول کر اندر بھاگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ کدھر گئے وہ؟ مہرما نے پوچھا۔ پتہ نہیں، آس پاس ہی ہوں گے، شاہزیب بولا۔ ارے دیکھو، ہمارے پارٹنر کو باندھ کر رکھا ہے، چلو پہلے انہیں چھڑاتے ہیں پھر بھائی کو ڈھونڈتے ہیں، انوشا نے کہا۔ کیپٹن شابر، آپ جائیں اور مشن کمپلیٹ کریں، شاہزیب نے کہا۔ یس سر، شابر بولتا احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ شامر اور شاہزین مسلسل نفی میں سر ہلا رہے تھے کیونکہ اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی تو وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ ابھی شابر آگے بڑھا ہی تھا کہ حیدر نے اسے ایک دم گردن سے پکڑ کر نیچے لٹایا، پھر اس کی گردن پکڑ کے پیچھے کھڑے ان سب پر فائر کیا جو کہ بچنے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھ گئے تھے۔ حیدر نے شابر کے ہاتھ باندھ کر اسے بھی ان دونوں کے ساتھ بٹھا دیا، خود باقی تینوں پر فائر کرنے لگا۔
कैप्टन अनुषा हार मान लें, वरना आपके साथी इतनी सर्दी में नहलाए जाएंगे। हैदर बोला, देखिए कैप्टन, ये चीटिंग है, आप इस तरह हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अनुषा ने कहा। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, अब सामने आओ वरना। हैदर इन तीनों पर गन ताना बोला। ओके ओके, लें हम आ गए, इन्हें मत नहलाइएगा। वो तीनों नीचे आते बोले, अपनी गन्स नीचे रखो। हैदर बोला, जिस पर इन तीनों ने गन्स नीचे रखी। अब पाँव मार के दूर कर दो। इसका अगला ऑर्डर जारी हुआ, जिसकी तकमील भी साथ ही हुई। हाथ ऊपर। हैदर गन ताने बोला। भाई जाने देना, शाहजेब ने कहा। बिल्कुल नहीं, तुम सबको हैदर जासिम शाह की नींद में खलल डालने का जुर्म में 1 घंटे की सज़ा दी जाती है, हैदर ने कहा। फिर मंजर कुछ यूँ था कि वो लाउंज में बैठे मज़े से टीवी देख रहा था, जबकि वो पास ही कुर्सी पर बंधे हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? जासिम शाह ने नीचे आते हैदर से पूछा। बाबा हमें बचाएं, वो सब एक ज़बान होकर बोले। हैदर ये क्या है, क्यों बांधा है इन्हें? जासिम शाह ने लापरवाह से बैठे हैदर से पूछा। बाबा नॉट डिस्टर्ब मी, मूवी देख रहा हूँ, हैदर बोला। हैदर, जासिम शाह बोले। जी, वो भी इन्हीं की तरह बोला। तुम किस पर चले गए? जासिम शाह ने तासुब से पूछा। माँ कहती हैं आप पर गया हूँ, पर मैं नहीं मानता, हैदर बोला। चलो शाबाश, खोलो इन्हें, जासिम शाह ने कहा, जिस पर वो रिमोट रखता उड़ गया। इसने इन सबको खोला तो वो किसी मकनातीस की तरह जासिम शाह से चिपके। बस बस, बंद करो ये मक्खन लगाना और मत तंग किया करो भाई को, बड़ा भाई है, एहतराम किया करो, समझे? जासिम शाह ने कहा। जी बाबा, वो सारे बोले। फिर उन्होंने लापरवाह से बैठे हैदर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए इसके साथ आ बैठे। बाकी सब भी इर्द गिर्द बैठ गए। जासिम शाह ने इसे देखा, जो कि तख्ती बांधे टीवी स्क्रीन को देख रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, जासिम शाह ने पूछा। जी, हैदर बोला। हीरो कौन है? वो स्क्रीन को देखते बोले। नीले कोट वाला आदमी, हैदर ने कहा। और विलन? जासिम शाह ने पूछा। इसका गर्दन, वो ब्लैक जैकेट वाला, हैदर बोला। ओ, तो आखिर में हीरो विलेन के साथ क्या करेगा? जासिम शाह ने पूछा। वो इसे मार देगा, हैदर ने कहा। ओ इंटरेस्टिंग, यानी तुम एंड जानते हो? जासिम शाह समझ कर बोले। जी, हैदर बोला। नज़रें अभी स्क्रीन पर थीं। जब एंड मालूम है तो फिर मूवी देखने का क्या फ़ायदा? जासिम शाह ने कहकर रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। बाबा ये चीटिंग है, वापस करें। हैदर ने रिमोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जासिम शाह ने रिमोट अनुषा की तरफ फेंक दिया, जिसने तेज़ी से इसे झपट लिया। बाबा जाए, मैं नहीं बोलता आपसे, हैदर बोलता उठ गया। जासिम शाह ने इसका बाजू पकड़कर वापस खींचा। वो एकदम इनकी गोद में आ गिरा। क्या? हाँ, उन्होंने इसका फूला हुआ मुंह देखकर पूछा। मैं नहीं बोलता, हैदर ने कहकर मुंह मोड़ लिया। अच्छा जी, जासिम शाह ने कहकर इसे गुदगुदी की। नहीं करे, हैदर हंसा बोला। इनकी नोक झोंक देखकर सीढ़ियाँ उतरती आलिया शाह भी मुस्कुरा दी। यही तो इनकी कुल कायनात थी। साईं, मुझसे ये नहीं होगा, खुदा के लिए मुझे जाने दें, अधेड़ उमर मुलाजिम बोला। खामोश, बंद करो ये नखरे, तुम्हें मोटी रकम मिलेगी, बस जो कहा है वो करो, समझे? हुसैन शाह ने कहा। साईं, मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं कैसे ये कर सकता हूँ? खुदा के वास्ते मुझे बख्श दें, मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे इतना बड़ा गुनाह ना करवाएं, मुलाजिम हाथ जोड़ता बोला। तो फिर ठीक है, अगर तुमने ये ना किया, फिर जो हम करेंगे इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, खुर्रम बोला। साईं, मुलाजिम कांपती आवाज़ में बोला। क्या हुआ, डर गए? पहले सुन तो लो कि हम करेंगे क्या, बताएं बड़े भाई, इसके हम क्या करेंगे? खुर्रम ने कहा। हम करेंगे कि जिन 2 बेटियों का हवाला देकर तुम बचना चाहते हो, इन्हें इतनी दूर भिजवा देंगे कि तुम सारी ज़िंदगी इनकी शक्ल देखने को तरस जाओगे। बोलो, क्या तुम ऐसा चाहते हो? हसन ने कहा। साईं, खुदा के लिए साईं, मुझे बख्श दे, खुदारा रहम करें, मुलाजिम नम आंखों से बोला। ये तुम्हारे हाथ में है, ताया अब्बू के आने से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए, वरना। खुर्रम एक छोटी सी शीशी मेज़ पर रखता बोला। फिर कुछ देर बाद वो सब बाहर निकल गए।
پیسے کی ہوس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، ان کا بھی اس وقت یہی حال تھا۔ ہاشم شاہ اپنے کمرے میں لیٹے ہاتھ میں پکڑا فوٹو فریم دیکھ رہے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ تصویر جاسم شاہ کی تھی جب وہ 20 سال کے تھے۔ ہاشم شاہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن آئے روز دونوں بھائی کسی نہ کسی بات پر جھگڑتے تھے، جس سے تنگ آ کر انہوں نے جاسم شاہ سے کہا کہ وہ بیرونی ملک چلے جائیں، کیونکہ یہاں حسین شاہ کے ہوتے ہوئے سکون ممکن نہیں تھا۔ پچھلے 10 سال سے وہ بیٹے کی جدائی سہ رہے تھے، اب تو بس انہیں دیکھنے کی حسرت تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گھرے تھے جب دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، وہ آنکھیں صاف کرتے بولے۔ صاحب جی، آپ کا دودھ، ملازم اندر آتا بولا۔ لے آؤ علی بخش۔ ان کے کہنے پر وہ شائستہ چال چلتا آگے بڑھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا، ایک نظر ہاشم شاہ کے جھریوں والے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ علی بخش، میرا ایک کام کرو، یہ فائل اپنے پاس رکھو، میری امانت کے طور پر۔ ہاشم شاہ نے ایک فائل اسے پکڑوائی۔ صاحب جی، یہ کیا ہے؟ ملازم نے پوچھا۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، مجھے حسین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کا تو جیسے خون ہی سفید ہو چکا ہے۔ تم یہ اپنے پاس رکھ لو، جاسم آئے تو اسے دے دینا، ہاشم شاہ نے کہا۔ پر صاحب جی، میں کیسے؟ ملازم بولا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے علی بخش، کم از کم اپنے بیٹے سے زیادہ رکھ لو، پر یاد رہے یہ میری امانت ہے، سمجھے؟ ہاشم شاہ نے کہا۔ جی، وہ سر جھکائے بولے۔ ہاشم شاہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا دودھ اٹھایا اور لبوں سے لگایا۔ علی بخش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجبوری میں ہی صحیح، پر اس سے ایک گنا سرزد ہو گیا تھا۔ وہ فائل سینے سے لگائے باہر چل دیا۔ اپنے کاؤنٹر میں پہنچ کر اس نے فائل اپنے تکیے کے نیچے رکھی۔ یہ کسی کی امانت تھی، وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ بابا، اور کتنی دیر لگے گی؟ میں تھک گئی ہوں، مہرما گاڑی چلاتے جاسم شاہ سے بولی۔ بس بیٹا، پہنچ گئے، بس 5 منٹ لگیں گے، جاسم شاہ نے کہا۔ اف، میری تو کمر درد کر رہی ہے، شاہ زیب نے کہا۔ کیوں، آپ کیا چل کر آئے ہیں؟ انوشا نے پوچھا۔ مس چھپکلی، تم تو چپ رہو، شاہ زیب بولا۔ بابا، بھائی نے مجھے چھپکلی کہا، انوشا بولی۔ زیب، بری بات ایسے نہیں کہتے، جاسم شاہ نے کہا۔ تو پھر کیسے کہتے ہیں بابا؟ شاہ زیب نے معصومیت سے پوچھا۔ بس خاموش، اب کوئی شرارت نہیں، اوکے، عالیہ شاہ نے کہا۔ اوکے ماما، وہ سب فرمانبرداری سے بولے۔ اتنے میں ان کی گاڑی ایک گھر کے باہر رکی۔ بابا، یہ یہاں اتنے لوگ کیوں ہیں؟ حیدر نے گھر کے اندر لوگوں کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، آؤ دیکھتے ہیں، جاسم شاہ بولتے باہر نکلے۔ ان کی دیکھا دیکھی سب بھی اترے۔ جاسم شاہ چلتے ہوئے اندر آئے، جہاں حسین شاہ افسردہ سے چند لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، ساتھ ہی خرم اور حسان بھی تھے۔ حسین، یہ سب کیا ہوا ہے یہاں؟ جاسم شاہ نے پوچھا۔ بھائی، حسین شاہ ایک دم ان کے گلے لگتے رو پڑے۔ جاسم شاہ کا دل ایک دم گھبرایا، کسی انہونی کا شدت سے انہیں احساس ہوا۔ حسین، کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ، جاسم شاہ نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ حیدر ان کے پاس ہی کھڑا تھا، باقی سب اندر چلے گئے۔ تایا ابو، دادا جان کی ڈیتھ ہو گئی، حسین شاہ سے پہلے خرم بولا۔ جاسم شاہ اپنی جگہ شدت زدہ رہ گئے۔ پچھلے 10 سال سے جس باپ سے دور رہے، آخری بار ان سے ملنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ جاسم شاہ نے اندر کی جانب قدم بڑھائے، جہاں ہاشم شاہ کی میت رکھی ہوئی تھی، پاس ہی عالیہ بیگم بھی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ جاسم شاہ چلتے ہوئے ہاشم شاہ کی میت کے پاس آ بیٹھے، ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ جاسم شاہ نے ان کے چہرے پر سے چادر ہٹائی، پھر ایک دم زاروں قطار رو پڑے۔ ان کو یوں روتا دیکھ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہر کوئی دکھ سے انہیں دیکھ رہا تھا، سوائے حسین شاہ اور ان کے گھر والوں کے۔ بابا، کام ہو گیا، خرم نے کہا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے۔ ہاشم شاہ کی موت کا آج 1 مہینہ گزر چکا تھا، جاسم شاہ بھی یہیں مقیم تھے۔ ہاں بالکل، اب کوئی پریشانی نہیں، اب تو یہ گھر برابر تقسیم ہوگا کیونکہ یہ بابا کے نام پر تھا، حسین شاہ نے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر آپ نے اس ملازم کا کوئی بندوبست کیا کہ کہیں وہ کسی کے سامنے اپنا منہ ہی نہ کھول دے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ آپ کے بابا کا پرانا وفادار تھا، نسرین بیگم نے کہا۔ ماما ڈونٹ وری، وہ بیچارہ شریف آدمی ہے،
ذرا سا دھمکانے سے ڈر گیا، اور اگر منہ کھول بھی دیا تو کیا؟ زہر تو اسی نے دیا تھا نا دادا کو، حسان بولا۔ ارے خاموش، آہستہ بولو، خبردار جو یہ بات دوبارہ کی تو کسی کو پتہ نہ چلنا چاہیے کہ بابا کی موت کی وجہ ہم ہیں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ حسین شاہ بولے۔ تبھی پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سب تیزی سے مڑے جہاں حاجرہ بیگم کھڑی تھیں۔ آپا! حسین شاہ ایک دم اٹھے۔ ان کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی پول کھل چکی ہے۔ حاجرہ بیگم چلتی ہوئی حسین شاہ کے روبرو کھڑی ہوئیں۔ آپا! چٹک! حسین شاہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہے تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے غیرت انسان، تمہیں شرم نہ آئی؟ تم نے اپنے ہی باپ کو مار ڈالا، کیسے بیٹے ہو تم؟ اپنے ہی باپ کے قاتل بن گئے، ظالم! تمہیں ذرا خدا کا خوف نہ آیا؟ حاجرہ بیگم ان کا گربان پکڑ کر بولی۔ ہاں تو کیا غلط کیا؟ جب وہ میرا حق مار رہے تھے تو میں اور کیا کرتا؟ حسین شاہ بولے۔ حق؟ کون سا حق؟ ارے کس حق کی بات کر رہے ہو تم؟ اپنا سب کچھ تو اڑا چکے ہو، اب کس حق کی تلاش تھی تمہیں؟ لعنت ہے تم جیسے بیٹے پر، حاجرہ بیگم بولی۔ آپا حد میں رہیں، حسین شاہ بولے۔ حد میں رہوں؟ واقعی؟ ابھی بھی حد میں ہی رہوں؟ ارے ساری حدیں تو تم نے پار کی ہیں، جائیداد کے لیے اپنے ہی باپ کو مار ڈالا، قاتل ہو تم، اپنے ہی باپ کے قاتل ہو، حاجرہ بیگم بولی۔ بس بس، حد میں رہیں، اگر آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی بولتی چلی جائیں۔ مجھے قاتل کہنے سے پہلے ذرا اپنے گربان میں تو جھانک لیں۔ حسین شاہ ان کا ہاتھ اپنے گربان سے جھٹک کر بولے۔ کیا مطلب؟ حاجرہ بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب تو صاف ہے، آپ کے اپنے ہاتھ کون سے صاف ہیں؟ حسین شاہ کالر ٹھیک کرتے بولے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حاجرہ بیگم نے کہا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ اچھے سے سمجھ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ حسین شاہ بولے۔ صاف صاف بات کرو، کیا جانتے ہو تم؟ حاجرہ بیگم نے کہا۔ ہم یہ جانتے ہیں پھپھو کہ ہمارے پہلے پھپھا کو آپ نے اور ہمارے نئے نویلے پھپھا اور ان کے بیٹے نے مارا ہے، حسان بولا۔ حاجرہ بیگم کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا اور فیروز پھپھا کا کافی عرصے سے افیئر چل رہا تھا، اور آپ پھپھا سے چھپ چھپ کر ان سے ملتی تھیں۔ اس بار خرم بولا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، حاجرہ بیگم کانپتے لہجے میں بولی۔ غلط، اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آپ تو دوسری تھی۔ خیر یہ تو صرف بہانہ تھا، کیونکہ آپ کافی عرصے سے جانتی تھیں کہ آپ کے شوہر پہلے سے شادی شدہ ہیں، کیوں ہے نا؟ اس بار حسین شاہ بولے۔ ان کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی، ان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ حاجرہ بیگم بولی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب یہ چوہے بلی کا کھیل مزید نہیں چلے گا۔ سمپل، آپ ہمارے راز کو راز رکھیں، ہم آپ کے راز کو راز رکھیں گے، حسین شاہ بولے، جس پر حاجرہ بیگم کچھ پل خاموش رہیں، پھر ایک گھسیلی نظر ان پر ڈال کر باہر چل دیں۔ حسین شاہ نے فاتحانہ نظر سے نسرین بیگم کو دیکھا۔ وہ سب اس بات سے انجان تھے کہ کوئی اور بھی ان کی گفتگو سن چکا ہے۔ یہ حیدر کہاں ہے؟ جاسم شاہ نے کھانے کی میز پر اسے نہ پا کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، رکے میں بلاتی ہوں اسے، عالیہ شاہ بول کر اوپر چل دیں۔ انہوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی، پھر اسے دیکھا جو کمبل منہ پر لیے سو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سرہانے آ بیٹھی۔ حیدر بیٹا اٹھو، عالیہ شاہ نے پیار سے پکارا، پر وہ نہ اٹھا۔ حیدر! انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا تو اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ ماما! حیدر بولا، اس کی آواز بھاری تھی۔ بیٹا اتنا تیز بخار ہے آپ کو؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اٹھے چلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، عالیہ شاہ نے کہا، جس پر اس نے کچھ پل انہیں دیکھا، پھر ایک دم اس سے لپٹ گیا۔ عالیہ شاہ نے حیرت سے اپنے 13 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ اس کا یہ انداز ان کے لیے نیا تھا۔ حیدر میری جان، کیا ہوا؟ ماما کو بتاؤ، عالیہ شاہ نے پیار سے پوچھا۔ ماما مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، حیدر بولا۔
اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ عالیہ شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ڈر کے آثار تھے، جس پر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ آپ کے دادا جان کے جانے سے آپ اپسیٹ ہو، پر آپ کے بابا اب واپس نہیں جانا چاہتے۔ وہ آپ کے دادا کی ڈیتھ کے بعد کتنے اداس رہنے لگے ہیں، روز ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ اب اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ اور ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ آپ تو میرے بہادر بیٹے ہو، آپ تو ایسے نہ کریں۔ عالیہ شاہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے بولی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی دکھی، پر پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا۔ اوکے ماما، حیدر نرم لہجے میں بولا۔ چلو شاباش، آپ ریسٹ کرو، میں آپ کے لیے کھانا اور میڈیسن لاتی ہوں، اوکے؟ عالیہ شاہ اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گئی۔ وہ چپ چاپ لیٹ گیا۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ جو کچھ وہ سن چکا تھا، اس کے بعد اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی اس گھر سے اور یہاں کے لوگوں سے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کسی کو بتائی یا نہیں۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے جاسم شاہ کو بتایا تو وہ حسین شاہ سے لڑ پڑیں گے، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں حسین شاہ اس کے بابا کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے اس نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تھا، پر اس کا ارادہ تھا کہ وہ کم از کم عالیہ شاہ کو اس بارے میں بتائے گا، کیونکہ وہ اکیلا اتنا بڑا راز نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ سائیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جاسم شاہ کھانے کھانے کے بعد باہر لان میں کھڑے تھے جب علی بخش وہاں آتا بولا۔ جی بولیں، جاسم شاہ نے کہا۔ سائیں، وہ بڑے صاحب کی ایک امانت تھی میرے پاس، انہوں نے آپ کو دینے کا کہا تھا۔ اس نے کہہ کر ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، جاسم شاہ نے کہا، جس پر سر جھکاتا چل دیا۔ جاسم شاہ نے فائل کھولی تو اس میں گھر کے کاغذات تھے۔ ہاشم شاہ گھر اور بزنس دونوں جاسم شاہ کے نام کر چکے تھے۔ جاسم شاہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ ان کے بابا نے آخر تک ان کے حق کی حفاظت کی تھی، پر جاسم شاہ نے تو کبھی کچھ چاہا ہی نہیں تھا سوائے ان کی سایہ شفقت کے۔ دور کھڑے علی بخش نے روتے ہوئے جاسم شاہ کو دیکھا۔ اسے اپنا آپ مجرم لگا، پر وہ مجبور تھا۔ چلتا ہوا وہ گیٹ سے باہر نکلا۔ وہ سڑک پار کر ہی رہا تھا کہ ایک گاڑی تیزی سے آتی اس سے ٹکر ہو گئی۔ علی بخش ایک طرف جا گرا، جبکہ گاڑی چلاتے شخص نے تیزی سے گاڑی موڑی اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتا فرار ہو گیا۔ بھائی، آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے؟ انوشا حیدر کے کمرے میں آتی بولی۔ کس لیے؟ حیدر نے پوچھا۔ وہ گھٹنوں پر لحاف کیے بیٹھا تھا۔ اس کے کالے سلکی بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرہ پیلا ہو رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ ارے آپ بھول گئے، ہمیں پھپھو کی طرف جانا تھا، انوشا بولی، جس پر حیدر کے ذہن میں ان کی بات گونجی۔ مجھے نہیں جانا، حیدر غصے سے بولا۔ کیوں؟ انوشا نے پوچھا۔ بس نہیں جانا، حیدر بولا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ انوشا نے دیکھا، اس کے شفاف پیشانی پر بل پڑے تھے۔ بھائی، آر یو اوکے؟ انوشا کو اس کا انداز ٹھیک نہیں لگا تھا، جبکہ اس کے سوال پر حیدر نے گہری سانس لی۔ یس، آئی ایم فائن، حیدر بولتا لیٹ گیا۔ انوشا چلتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ حیدر نے سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ ہم جب ٹینس ہوتے ہیں تو ماما ہمیں کس کرتی ہیں، آپ بھی ٹینس میں ہیں، دیکھنا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، انوشا نے کہا، جس پر حیدر مسکرا دیا، جس سے اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل شو ہوئے۔ بھائی، آئی لو یو ڈمپلز، کیونکہ یہ صرف آپ کے اور میرے پاس ہیں، انوشا نے مسکرا کر بولا۔ بالکل، اب آپ جاؤ، ماما ڈھونڈ رہی ہوں گی، حیدر نے کہا، جس پر وہ باہر نکل گئی۔ وہ بھی شاور لینے اٹھ گیا۔ جاسم شاہ لاؤنج میں بیٹھے حاجرہ بیگم سے باتیں کر رہے تھے۔ پاس ہی فیروز صاحب بیٹھے تھے۔ شامر وغیرہ طاہر اور طیب کے ساتھ قریبی پارک چلے گئے تھے کرکٹ کھیلنے، جبکہ مہرما اور انوشا بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ دفتن لاؤنج میں انابیہ داخل ہوئی۔ ارے ماشاءاللہ، میرا بچہ کہاں تھا؟ جاسم شاہ نے پیار سے کہہ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ 6 سالہ انابیہ اینک ٹھیک کرتی ان کی گود میں بیٹھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ہماری انابیہ تو بہت پیاری ہو گئی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے،
आलिया शाह ने कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अनुषा और मेहरमा गौर से इसे देख रही थी। इन्हें खुद को तकता पाकर अनाबिया ने सवालिया नज़र से इन्हें देखा, पर वो तो बस खामोशी से आंखें खोले इसे देख रही थी। वो भी कुछ देर बैठकर उठ गई। इसके उठते ही वो दोनों भी इसके पीछे चल दी। उन्होंने इसके कमरे के बाहर पहुंचकर नॉक किया। अनाबिया ने दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ी थी। क्या? इनकी नज़र से अब इसे घबराहट होने लगी थी। हमें यकीन नहीं आ रहा, यहाँ कोई लड़की भी है। मैं तो समझी बस हम 2 ही हैं, पर हम तो 3 हैं, अनुषा चहककर बोली। तुम्हारा नाम क्या है? मेहरमा ने पूछा। अनाबिया, इसने मुख्तसर जवाब दिया। मैं मेहरमा, मुझे सब प्यार से महक कहते हैं, मेहरमा ने कहा। और मुझे सब प्यार से अनुषा कहते हैं, और मज़े की बात बताऊं, मुझे सब गुस्से से यही कहते हैं, अनुषा ने कहा, जिस पर अनाबिया हंस दी। उफ अनाबिया, तुम कितनी क्यूट हो। मुझे तो लगा था इस दुनिया में बस हम 2 ही क्यूट हैं, मेहरमा ने कहा। थैंक यू, अंदर आओ ना, अनाबिया ने कहा। फिर जितनी देर वो वहाँ रहे वो दोनों अनाबिया के कमरे में रही। चंद घंटों में इनकी काफ़ी गहरी हो चुकी थी दोस्ती, क्योंकि इन्हें अपनी कज़न कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। भाई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, हुसैन शाह जासिम शाह के कमरे में दाखिल होते बोले। हाँ बोलो, जासिम शाह इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। भाई, आप तो जानते हैं मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बिजनेस खसारे में जा रहा है। बहुत से लोगों से मैंने कर्जा भी ले रखा था, वो अब वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, हुसैन शाह बोले। बगैर तहमीद के बात करो, जासिम शाह बोले। भाई, मैं चाहता हूँ कि चूँकि ये घर और बिज़नेस बाबा के नाम पर है, तो आप इसमें मुझे मेरा हिस्सा दे दें ताकि मैं इस मुश्किल से बाहर आ सकूँ। हुसैन शाह बोले। कौन सा हिस्सा? किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम? जासिम शाह ने पूछा। क्या मतलब कौन सा हिस्सा? बाबा की जायदाद में मेरा बराबर का हिस्सा है, हुसैन शाह बोले। पहली बात, अपना हिस्सा तुम बहुत पहले ही ले चुके हो और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। और दूसरी बात, ये घर और बिजनेस दोनों ही मेरे नाम पर हैं, समझे? और ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें मैं ये घर बेचने दूंगा, समझे? जासिम शाह सख्त लहजे में बोले, जबकि हुसैन शाह हैरत से इन्हें देख रहे थे। इन्हें अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा हक खाना चाहते हैं, हुसैन शाह गुस्से से बोले। शट अप, चले जाओ मेरे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा, जासिम शाह ने कहा, जिस पर वो एक नज़र खैर आलूदा नज़र इन पर डालकर बाहर चल दिए। पीछे जासिम शाह सर पकड़े बैठ गए। मामा, मुझे नहीं जाना प्लीज़। हैदर, जिद नहीं करो, तुम्हारा बुखार उतर नहीं रहा। 1 हफ्ते से तुम्हारे नखरे देख रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। आलिया शाह गुस्से से बोलती बाहर जा चुकी थी। मामा, मैं ठीक हूँ, देखें बिल्कुल फिट तो हूँ, हैदर ने आवाज़ लगाई। भाई, सीधी तरह बोले ना, आपको इंजेक्शन से डर लगता है, शाविर ने कहा, जिस पर हैदर ने तकिया खींचकर इसके मुंह पर मारा। मुझे कोई डर नहीं लगता, समझे, हैदर बोला। बिल्कुल डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बस ये 1.5 इंच की सुई तो है। क्यों भाई? शाजिब ने कहा, जिस पर हैदर ने थूक निकला। हाँ, मैं तो नहीं डरता, हैदर ने कहा। भाई रहने दें, हमें पता है आपको डर लगता है, मेहरमा बोली। मैंने कहा ना मुझे डर नहीं लगता, हैदर बोला। अच्छा, फिर साबित करें, शाजिब ने कहा। और वो कैसे? हैदर ने पूछा। आप एक काम करें, वहाँ जाकर हमें वीडियो कॉल कर लीजिएगा ताकि हम देख सकें कि इंजेक्शन लगते वक्त आपका रिएक्शन कैसा है, शाजिब बोला। बिल्कुल नहीं, मैं डॉक्टर के सामने तुम्हें वीडियो कॉल नहीं करूँगा, तुम कोई और तरीका बताओ, हैदर ने कहा। अच्छा, फिर एक काम करें, आप ये बटन कैमरा लगाकर जाएं, हम भी तो देखें कि आप कितने बहादुर हैं, शामिर ने कहकर छोटा सा बटन कैमरा इसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा ठीक है, हैदर ने कहकर कैमरा शर्ट पर लगाया। और प्रूफ के लिए मैं साथ जाऊंगी, कहीं आप कोई चालाकी ना करें, अनुषा ने कहा। ओके, और कुछ? नहीं, फिलहाल इतना ही, अब जल्दी चलें, बाबा बाहर वेट कर रहे हैं, अनुषा कहकर बाहर भागी। हैदर भी बाहर चल दिया। बाबा जल्दी करें ना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा, अनुषा गाड़ी चलाते जासिम शाह से बोली। वो और हैदर पीछे बैठे थे, जबकि जासिम शाह और आलिया शाह आगे बैठे थे। किस चीज़ का वेट नहीं हो रहा मेरे बच्चे से? जासिम शाह ने मुस्कुराकर पूछा। भाई की चीखें सुनने का।
अनुषा ने कहा, जिस पर हैदर ने इसे घूरा। अनुषा, बुरी बात। आलिया बेगम ने इसे टोका। रहने दो, बच्चे हैं। जासिम शाह ने कहा। तभी गाड़ी झटके से रुकी। आलिया शाह का सर टकराते टकराते बचा। बाबा, ये क्या हुआ? हैदर ने पूछा। मैं देखता हूँ बेटा, आप बाहर मत आना। जासिम शाह बोलते बाहर निकल गए। उन्होंने बाहर आकर देखा तो गाड़ी के टायर में किसी ने फायर किया था। खतरे का सिग्नल इन्हें करीब कहीं से मिला। दफ्तन इन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़े तो वही हुआ जिसका इन्हें डर था। मामा, ये सब क्या हो रहा है? अनुषा ने पूछा। बेटा, आप खामोशी से गाड़ी से उतर जाएं। आलिया शाह सामने देखते हुए बोली। लेकिन मामा। हैदर, मैंने कहा ना, बहन को लो और चुपचाप इन झाड़ियों में जाकर बैठ जाओ, और अगर कुछ भी गलत दिखाई दे तो वहाँ से भाग जाना। वहाँ पीछे एक गांव है, समझे? अब उतरो, लेकिन ध्यान से, किसी को नजर ना आओ तुम। आलिया शाह ने कहा। जिस पर वो दोनों एहतियात से उतरते कच्ची सड़क के एक तरफ बनी जंगल नुमा झाड़ियों में जा बैठे। ये सब क्या है हुसैन, तुम यहाँ इस तरह? जासिम शाह ने अपने सामने खड़े हुसैन शाह से कहा, जिनके दाएं हाथ में गन थी जबकि बाएं हाथ में एक फाइल थी। इनके साथ खुर्रम और हसन भी गन्स पकड़े खड़े थे। भाई, मुझे मजबूर न करें, बस ये पेपर साइन कर दें। हुसैन शाह ने एक फाइल इनकी तरफ बढ़ाई। तुम इस कदर गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पैसे की हवस ने हंधा कर दिया है तुम्हें, और तुमने अपनी इस लालच में अपने बेटे को भी इस गन में धकेल लिया है। अफसोस है तुम्हारी सोच पर। जासिम शाह गुस्से से बोले। ताया अब्बू, ज़्यादा बहस ना करें, बस पेपर साइन कर दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हसन बोला। जासिम शाह ने कुछ पल इन्हें गुस्से से देखा, फिर एकदम गाड़ी की तरफ बढ़े। वहाँ से एक फाइल निकालकर हुसैन शाह के मुंह पर मारी, जबकि झाड़ियों में बैठे इनके बच्चे सहमी नज़र से ये मंजर देख रहे थे। ये लो, यही चाहते थे ना तुम्हें? अरे, सारा बिजनेस पहले ही तुम्हारे नाम कर चुका था मैं। तुम्हारे सारे कर्ज अपने पास से अदा कर चुका हूँ, और तुम होके इस कदर घटिया हरकत पर उतर आए हो। लानत हो तुम पर। जासिम शाह गुस्से से बोले। हुसैन शाह ने हैरत से इन्हें देखा, फिर फाइल उठाई। इन्हें इस सबकी उम्मीद ना थी। वो सब तो ठीक है ताया अब्बू, लेकिन दादा वाला घर भी आपको हमारे नाम करना होगा, खुर्रम ने कहा। जासिम शाह ने कुछ पल लब बीचे इसे देखा, फिर एकदम चटक। खबरदार, जो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी की तरफ देखा भी तो, वरना आंखें निकाल दूंगा, समझे? जासिम शाह गुस्से से बोले, जबकि खुर्रम मुंह पर हाथ रखे एक बरसाती आंखों से इन्हें देख रहा था। आइंदा अपनी शक्ल मेरे सामने मत लाना। जासिम शाह बोलते गाड़ी की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलते, फायर की आवाज़ आई। साथ ही एक गोली इनकी पेट में पेवस्त हुई। जासिम! आलिया शाह चीख कर बाहर निकली। बा! अनुषा एकदम बोली जब हैदर ने इसके मुंह पर हाथ जमाया। इसकी आंखों में आंसू थे। जासिम शाह ज़मीन पर बैठते चले गए। खुर्रम! हुसैन शाह ने बेयकीनी से पुकारा। खुर्रम ने इनकी तरफ देखा। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। ये इसी के लायक थे बाबा, खुर्रम बोला। जासिम! जासिम, आप ठीक हैं? आलिया शाह उनको कंधे से पकड़कर बोली। जासिम शाह का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उन्होंने एक नज़र आलिया शाह को देखा, फिर इनके पीछे नज़र आते बच्चों को, फिर एकदम ढेर से गई। बाबा! हैदर के लब हिले पर आवाज़ ना निकली। बेगैरतो, तुम्हें शर्म ना आई? ये क्या किया तुमने? जालिमो, तुमने मेरे मासूम बच्चों को यतीम कर दिया, इनके सर से बाप का साया छीन लिया। खुदा की लानत हो तुम पर। आलिया शाह जज्बाती अंदाज में चीखीं। खुर्रम ने हुसैन शाह की तरफ देखा, जिन्होंने इसकी बात का मतलब समझते हुए एक नज़र हसन को देखा, फिर एक नज़र आलिया शाह को, फिर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। इनकी देखा देखी खुर्रम भी चल पड़ा, जबकि हसन ने अपनी गन इन पर तानी। हैदर की आंखें फटने की हद तक खुल गई थी। अनुषा मुसलसल इसकी गिरफ्त में फटफड़ा रही थी। हसन! आलिया शाह ने बेयकीनी से पुकारा। ठा! हैदर ने अनुषा की आंखों पर हाथ रख दिया, जबकि सर पर गोली लगने से आलिया शाह एकदम ज़मीन बोस हो गई। गाड़ी में बच्चे थे, इनका काम भी ख़त्म करो। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हुसैन शाह ने कहा, जिस पर हसन आगे बढ़ा। बाबा, यहाँ तो कोई नहीं है। हसन खाली गाड़ी देखकर बोला, जबकि इस बार हैदर के हवस बहाल हुए। अनुषा, भागो! हैदर अनुषा का हाथ पकड़ता उठा। इसने तेज़ी से पीछे की सिम दौड़ना शुरू कर दिया। भागने से एक टहनी इसके पाँव के नीचे आकर टूटी। चूँकि सन्नाटा था तो आवाज़ साफ सुनाई दी। बाबा, वहाँ कोई है। हसन आवाज़ सुनता बोला। मैं देखता हूँ। खुर्रम गन निकालता उस समय दौड़ा।
भाई बाबा, अनुषा रोते हुए बोली। अनुषा जल्दी करो, वो हमारे पीछे हैं। हैदर भागते हुए बोला। आंसू इसकी आंखों से जारूकतार बह रहे थे। वो इस जंगल नुमा ढलान पर नीचे की समत दौड़ रहे थे। हैदर को अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसने मुड़कर देखा पर इससे कोई ना दिखाई दिया। यानी खुर्रम अभी दूर था। चूंकि वो पीछे देख रहा था तो सामने घड़ा ना देख सका। एकदम वो बाजू के बल घड़े में जा गिरा। इसे अपनी बाजू की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई। भाई, अनुषा बोली। तभी खुर्रम उधर आया। दूर से इसकी नज़र अनुषा पर पड़ी। हैदर को वो ना देख सका। अनुषा भागो, मेरी फिक्र नहीं करो, भागो तुम। हैदर के कहने पर वो फिर नीचे की सिमत दौड़ पड़ी। खुर्रम ने एकदम इसकी टांग पर फायर किया। गोली की आवाज़ से हैदर को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। अनुषा टांग पकड़ के ज़मीन पर बैठ गई। खुर्रम भागकर इसके सर पर लपका। हैदर भी बामुश्किल उठा। ज़मीन में जूते धंसाकर घड़े के सिरे पर आया। हाथों की मदद से ज़मीन को पकड़े इसने खुद को गिरने से रोका था, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। जहाँ खुर्रम अनुषा पर गन ताने खड़ा, इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो टांग सीधी किए ज़मीन पर बैठी थी, जिसे खून रिस रहा था। खुर्रम ने गन लोड की। अनुषा ने एक नज़र हैदर को देखा, जिसकी टांगें अभी भी घड़े में लटक रही थीं। इसे शायद टांग पर भी चोट लगी थी। इसका चेहरा आंसू से तर था। वो बार बार नफ़ी में सर हिला रहा था। अनुषा ने खुर्रम को देखा, जो कि अपनी नीली आंखों से इसकी काली आंखों में झांक रहा था। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अनुषा बोली। इसके लहजे में नफरत थी, जिससे एक दफ़ा खुर्रम भी कांप गया था, पर फिर खुद को संभाल गया। इसका गन पकड़ा हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। अनुषा की काली सापट आंखें इसके चेहरे का ही तवाफ कर रही थीं, जैसे वो अपने मुजरिम के चेहरे को आंखों में उतार रही थी। खुर्रम से मजीद इसकी नज़रों की ताप ना लाई गई। इसने गन पर गिरफ्त सख्त की और अगले ही लम्हे ठा, अनुषा का बेजान वजूद ज़मीन पर गिर गया। सर पर गोली लगने से खून बह निकला। इसकी काली आंखें खुली थी, जिनका रुख हैदर की जानिब था, जिसे अपना आप फना होता महसूस हो रहा था। एकदम इसका हाथ फिसला और वो दोबारा घड़े में जा गिरा। इस बार कमर और माथे पर चोट लगी, पर दर्द तो दिल में था। खुर्रम अनुषा का बेजान वजूद को बाहों में भरकर हुसैन शाह के पास चल दिया। कहाँ थे तुम? इसे आता देख हुसैन शाह ने पूछा। फिर इसके हाथ में मौजूद वजूद को देखकर चुप हुए। खुर्रम ने अनुषा को जासिम शाह के पास ज़मीन पर रखा। अब आगे क्या करना है? हसन ने पूछा। क्या करना क्या है? इसे एक हादसे की शक्ल दो। जैसे शहर जाते हुए रास्ते में चोरों ने हमला कर दिया, छीना झपटी में वो सबको मार गए, बस। हसन शाह बोले, जिस पर खुर्रम ने महज सर हिलाया। बाबा, हैदर अभी भी वहीं बैठा सिसक रहा था। लम्हों इसकी दुनिया ख़त्म हो गई। बामुश्किल खुद को संभालता वो उठा। टांग और बाजू दोनों हिलने से अनकारी थे। बामुश्किल वो बाहर निकला। इसके माथे से खून बह रहा था। बाजू की हड्डी शायद टूट चुकी थी। पाँव में मोच आ गई थी। इसने कदम नीचे की तरफ बढ़ाए। वहाँ नीचे एक गांव था, जहाँ जासिम शाह अक्सर जाया करते थे। इस गांव के लोग गरीब थे, इसलिए उन्होंने वहाँ काफ़ी फलाही काम किए थे। इस गांव में उन्होंने एक डिस्पेंसरी भी खोली थी, जहाँ इनके दोस्त डॉक्टर मुबशिर हफ्ते में 2 दिन बैठा करते थे। वो इसी उम्मीद से इस सिमत जा रहा था कि या तो इससे डॉक्टर मुबशिर मिल जाए, या तो इसके बाबा का कोई जानने वाला। हाशिम शाह के घर हर तरफ चीखों पुकार थी। नसरीन बेगम ज़ोर शोर से बीन कर रही थी। हुसैन शाह भी ज़ारो कतार रो रहे थे। किसी को इन पर शक नहीं हुआ, इसलिए वो भरपूर तैयारी कर चुके थे। जबकि जासिम शाह के बच्चे बस खामोशी से अपने माँ बाप की मैयत के साथ लिपटे आंसू बहा रहे थे। हर आंख अक्श बार थी। सिर्फ एक हैदर था, जिसके आंसू खुश्क हो चुके थे। वो डॉक्टर मुबशिर के साथ वापस आया था। उन्होंने सबको यही बताया था कि हैदर इनके पास गांव गया था, जहां इसका एक्सीडेंट हो गया, जबकि वो हकीकत जान चुके थे। तभी इन बच्चों के सर पर मौजूद थे, ताकि मज़ीद कोई भेड़िया इन्हें नोच ना खाए। जनाजे के बाद सब लोग वापस आए। हुसैन शाह अब कदर पुरसुकून लगते थे। जासिम शाह के बच्चे लाउंज में सहमे हुए बैठे थे। मेहरमा हैदर से लिपटी हुई थी, जिसका चेहरा सापट था, काली आंखें बिल्कुल खामोश थी। हुसैन शाह चलते हुए इसके पास आए। बस मेरा बच्चा, सब्र करो। हुसैन शाह ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए इसके सर पर हाथ रखा।
हैदर ने गर्दन मोड़कर इन्हें देखा। इसके तासुरात बिल्कुल सापट थे, पर आंखें एक बार हुसैन शाह भी कांप गए। हैदर की आंखें इनके चेहरे पर थीं। हुसैन शाह ने देखा इसकी शफाफ पेशानी पर 3 बार पड़े। कुछ तो था जो हुसैन शाह बिदक कर उठ खड़े हुए। हैदर ने इनके चेहरे से नजरें ना हटाई। वो तो बस बगैर पुतलियों को हरकत दिए इनको देख रहा था, जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। इसकी नज़रों से वो एक लम्हे में समझ गए थे कि वो सब जानता है, तभी फौरन बाहर को लपके। हैदर ने तब तक इन्हें देखा जब तक वो नज़र से ओझल नहीं हो गए। फिर अपने रोते बहन भाइयों को देखा। अब सब इस पर था। शामिर, हैदर ने पुकारा। जी भाई, वो गीली सांस अंदर खींचता बोला। अपनी और बाकी सबकी पैकिंग करो, हम जा रहे हैं। हैदर महरमा के बाल सहलाता बोला। कहाँ? शाहज़ेब ने पूछा। नाना जान के पास, दुबई में। इनसे बात कर ली है, कल शाम को हमारी फ़्लाइट है। मुबश्शिर अंकल हमें छोड़ आएंगे, तुम सब तैयारी करो, हैदर ने कहा। पर भाई, महरमा सर उठाती बोली। माँ, हमें जाना होगा क्योंकि यहाँ बहुत ख़तरा है, हैदर बोला। लहजा सापड़ता और माथे पर 3 बल थे जो कि अब हमेशा ऐसे ही रहने वाले थे। ओके भाई, शाबिर बोला। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ही उठ गए। बस वो बैठा रहा। एक एक को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, कसम खाता हूँ मैं तुम सबको मारने से पहले नहीं मरूंगा मैं। हैदर हुसैन शाह की फैमिली फ्रेम को देखता बोला। बाबा, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, हैदर कुछ नहीं जानता, खुर्रम ने कहा। वो सब इस वक्त हुसैन शाह के कमरे में थे। नहीं, वो सब जानता है। जिस तरह इसने मुझे देखा, इसे ज़रूर कुछ पता है। तुम नहीं जानते, वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अभी मेरी गर्दन मोड़ देगा। हुसैन शाह इसकी आंखों को याद करते बोले। अगर हैदर सब जानता है तो ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। मैं तो कहती हूँ इन सबको भी मार दें, नसरीन बेगम ने कहा। आप होश में तो हैं? पहले ही ताया अब्बू का वो दोस्त, क्या नाम था उसका, हाँ, डॉक्टर मुबश्शिर, पुलिस केस करने की बात कर रहा था। बहुत मुश्किल से रिश्वत देकर इस मामले को दबाया है। अब अगर इनको मार दिया तो सबको शक हो जाएगा, हसन बोला। भाई ठीक कह रहा है, इनको मारने की बजाय इनका एतबार जीतें। वैसे भी हमें जो चाहिए था मिल गया, खुर्रम ने कहा। मैंने भी वकील से बात कर ली है, वो इस घर के जाली कागजात बनवा देगा। जासिम शाह के साइन भी किसी तरह करवा देगा। अब ये घर और बिजनेस दोनों हमारा है। और रही बात इन बच्चों की, तो वो अभी बच्चे हैं, मेरे ख्याल से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हुसैन शाह ने कहा, जिस पर इन सब ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वो सब इस बात से अनजान थे कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। फिरदौस, जाओ बच्चों को बुलाओ, खाना ठंडा हो रहा है, नसरीन बेगम ने मुलाजमा से कहा। पर बीबी जी, वो तो चले गए, मुलाजमा ने कहा। क्या मतलब चले गए? कहाँ चले गए? हुसैन शाह ने पूछा। पता नहीं साहब जी, वो लोग उन डॉक्टर साहब के साथ चले गए, साथ सारा सामान भी ले गए, मुलाजमा ने कहा, जिस पर हुसैन शाह ने चौंक कर नसरीन बेगम को देखा। यानी इनका शक दुरुस्त था। जाओ तुम, नसरीन बेगम ने मुलाजमा को कहा, जिस पर वो सर हिलाती चली गई। मैंने कहा था ना कि वो जानता है, हुसैन शाह ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। रिलैक्स बाबा, हम इससे निपट लेंगे, खुर्रम कुछ सोचते हुए बोला। खुर्रम, इसे बच्चा मत समझो, वो ज़रूर कुछ करेगा, हुसैन शाह बोले। वो कुछ करे इससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। आप बस ये पता करें कि वो कहाँ है, हसन ने कहा, जिस पर उन्होंने सिर्फ सर हिलाया। तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, हैदर। ब्रेक में गार्डन में बैठा था जब इसका दोस्त अरमान इसके बराबर आ बैठा। वो हैदर का बचपन का दोस्त था और इसका हमराज भी था। इसके साथ जो कुछ हो चुका था, अरमान इससे वाकिफ था, तभी हर वक्त इसके साथ रहता था। कोई काम था? हैदर ने सामने खेलते बच्चों को देखते हुए सापट लहजे में पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं, तुम्हारे भाई और नाना जान? अरमान ने पूछा। हैदर के नाना दुबई के जाने माने बिजनेस टाइकून थे। आलिया शाह इनकी इकलौती औलाद थी, इसलिए ये सदमा इन पर बहुत भारी पड़ा था। वो तकरीबन टूट चुके थे, लेकिन वो हकीकत से वाकिफ ना थे। सब ठीक है, बस नाना जान की तबीयत ठीक नहीं रहती, रात को भी बीपी शूट कर गया था, हैदर सामने देखता बोला। लहजा सापड़ता और माथे के 3 बल होंश कायम थे। वो काफ़ी खामोश रहने लगा था, बला ज़रूरत बात नहीं करता था। मुस्कुराहट इसके चेहरे से छीन चुकी थी।
हैदर, एक बात कहूँ? अरमान ने पूछा। हैदर बोला। यार, अपने नाना को बताते क्यों नहीं? देखना वो ज़रूर तुम्हें चचा को सज़ा दिलवाएंगे, अरमान ने कहा। हैदर ने नज़रों का रुख इसकी तरफ किया। इसकी आंखें बिल्कुल खामोश थी। मैं इन्हें खुद सज़ा दूंगा अपने हाथों से, हैदर आग से लहजे में बोला। कैसे? अरमान ने पूछा। पता नहीं, हैदर बोलता उठ गया। पीछे अरमान गहरी सांस लेकर रह गया। हैदर के हालात से वो बाखूबी वाकिफ था। आखिर क्या ज़रूरत थी जासिम को मारने की? हाजरा बेगम ने गुस्से से हुसैन शाह से पूछा। वो सब इस वक्त हाजरा बेगम के घर पर थे। वो सब लाउंज में बैठे थे जबकि खुर्रम बोर होकर बाहर चला गया था। क्या मतलब, क्या ज़रूरत थी और कैसे हासिल करता मैं सब कुछ? हुसैन शाह ने कहा। जब वो सब कुछ तुम्हें खुद तुम्हारे नाम कर चुका था तो फिर क्यों मारा तुमने इसे? हाजरा बेगम ने पूछा। सब कुछ नहीं किया था मेरे नाम, बाबा वाला घर इनके नाम पर था और अगर मैं ये ना करता तो वो घर भी मुझे कभी ना मिलता, हुसैन शाह ने कहा। सिर्फ एक घर के लिए तुमने इसे मार डाला? हाजरा बेगम ने गुस्से से पूछा। आपको मालूम भी है कि वो घर कितने का है? हुसैन शाह ने पूछा। जो भी है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाजरा बेगम ने कहा। अच्छा बस करो, जो होना था हो चुका। अब ये बताओ इन बच्चों का क्या होगा? तुम कह रहे हो कि हैदर सब जानता है, फिरोज साहब ने कहा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। वो बच्चे बज़ाहिर तो हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। अगर हैदर सब जानता भी है तो, जो कि सिर्फ एक अंदाज़ा है, तो भी वो बच्चा हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इनका हमारे सामने होना ज़रूरी है। आखिर जासिम की ब्रौनी मुल्क जितनी भी जायदाद हैं इन बच्चों की ही है और कल को इनके नाना शाह आलिम की जायदाद भी तो इन्हें ही मिलेगी। सो ज़रूरी है कि हम किसी तरह इन्हें वापस बुलाएं, हुसैन शाह ने कहा। क्या मतलब? अब क्या तुम्हारी नज़र इन बच्चों पर भी है? किसी को तो बख्श दो। तुम तो चुप करो। हम जो कर रहे हैं अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं और हम ऐसा कुछ गलत भी नहीं कर रहे, अपना फ़ायदा सोच रहे हैं बस। फिरोज साहब ने इन्हें टोका। हसन ने आईब्रो उचकाकर हुसैन शाह को देखा, जिन्होंने आंखों से इसे इशारा किया कि वो फिरोज साहब को भी पैसे की लालच देकर अपने साथ मिला चुके थे। लेकिन ये गलत है, हाजरा बेगम ने कहा। और जो आपने किया वो ठीक था? हुसैन शाह ने पूछा, जिस पर हाजरा बेगम नज़र चुरा गई। हुसैन शाह ने इनकी दुखती रख पर पाँव रखा था। क्या करोगे तुम लोग इनके साथ? कुछ देर बाद हाजरा बेगम ने पूछा। मैंने खुर्रम को वहाँ भेजने का सोचा है, हुसैन शाह ने कहा। खुर्रम को? वो कैसे? फिरोज साहब ने पूछा। इसकी फ़िक्र तुम मत करो, मैंने सब सोच लिया है। देखना बहुत जल्द वो लोग वापस आ जाएंगे। शाह आलिम बहुत मजबूत इंसान है और अपने नवाजों से इसे बहुत प्यार है। इसलिए किसी बाहर वाले को भेजने के बजाय मैं खुर्रम को वहाँ भेजूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ अरसे बाद, हुसैन शाह ने कहा, जिस पर सबने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। इस स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।